जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो है तो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के लिए 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित रहेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप एमपी टेट चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हैं उनको करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अलग अलग सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की योग्यता साधारणतः किस पर आधारित होती है। ठीक है, जो सामाजिक यानी समाज का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसके जो मतलब बच्चे हैं, उन बच्चों की जो योग्यता है वो अलग अलग आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, इसमें हमें ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, अभिभावक यानी उनके जो माता पिता हैं, ठीक है, उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। ठीक है, तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, बच्चों की जो योग्यता है वो किस पर निर्भर है, वो उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर आधारित है। जिस प्रकार के उनके अभिभावक होते हैं उसी प्रकार से कहीं ना कहीं उनके जो है तो अक्स और नक्श देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन किस में प्रभावित होता है। बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन है वो किस में प्रभावित होता है। तो इसमें ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी। इसका जो ये डी नंबर हो जाता है ये सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो व्यक्तित्व के निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे हमें ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, दूसरा है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, तीसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, चौथा है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, तो इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ किया जा सकता है, ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में एवं घर में यानी गृह में। ठीक है, तो कहाँ किया जा सकता है परिभाषित संज्ञानात्मक विकास को, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ये बी नंबर वाला ऑप्शन। जो बच्चे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास को हम विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, किसका सिद्धांत, विकास का सिद्धांत कौन सा है। इसमें हमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है सभी की विकास दर समान नहीं होती, दूसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, तीसरा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, चौथा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित नहीं हैं। ठीक है, तो इसका ये ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका उत्तर। ठीक है, मतलब जो है तो विकास का सिद्धांत क्या है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, कितने सारे बालक होते हैं, कितने सारे व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों का जो विकास है वो एक समान नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि सभी के पास एक समान दिमाग भी नहीं होता है। सबके पास दिमाग अलग अलग होता है, सोचने की थिंकिंग सब कुछ अलग होती है। इसीलिए जो है तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें हमें जो है तो विकास के प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा वाला ऐसा सिद्धांत है जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया को बताता है। ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतः क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता के सिद्धांत में यह बताया गया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जब से बालक माँ के गर्भ में आता है, जब से ले करके और जब तक वो जीवन जीता है अपना पूरा जीवन, मृत्यु पर्यंत तक उसमें विकास होता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा स्थान है जहां पर जो है तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें से खेल का मैदान है ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, सभागार है और घर है। ठीक है, तो विद्यालय एवं कक्षा में ही जो है तो बालकों का जो संज्ञानात्मक ज्ञान है, ठीक है, उसको विकास उसका मतलब संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। ठीक है, किस जगह पर, विद्यालय एवं कक्षा में ही संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। जो हमारा बाल विकास है उसकी परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है। इसमें ऑप्शन है मानवीय समर्थन में परिवर्तन का परीक्षण करता है, दूसरा है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, तीसरा है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। वयस्क का मतलब होता है जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। अगला है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। ठीक है, डी नंबर वाला ऑप्शन कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, यही है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र। अगला हमारा 9 नंबर है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं वो 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो बच्चे होते हैं उन्हीं को वो लोग पढ़ाते हैं। इसीलिए उनको जो है तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है। बाल यानी बच्चे। ठीक है, बचपन, बच्चे का जो मनोविज्ञान है उसको जानना आवश्यक है। इसमें हमें हालांकि ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, दूसरा है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, तीसरा है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, चौथा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान, अगर बाल मनोविज्ञान ना होता तो बच्चे जो शिक्षक हैं वो बच्चों को समझ ही नहीं पाते। बाल मनोविज्ञान के कारण ही तो शिक्षक बच्चों को समझ पाते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ठीक है, तो ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक, तीसरा है वंशक्रम वातावरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। मानव विकास किन दोनों के योगदान पर परिमाण होता है, किन दोनों के जो है तो योगदान का परिणाम है, तो अभिभावक और अध्यापक का भी नहीं है, सामाजिक एवं संस्कृति का भी अध्ययन नहीं है, और वंशक्रम व वातावरण का भी नहीं है। इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है उन निम्न में क्या शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब जो है तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में जो है तो न रूप शामिल है, न दर शामिल है, और न ही अनुक्रम, ये कोई शामिल नहीं है। इसलिए इसका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, वो कौन सी अवधारणा कही जाती है, कौन सी प्रक्रिया कही जाती है, कौन सी विचारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें से है रचनात्मक प्रतिक्रिया, अभिनव प्रक्रिया, बुद्धिमत्ता और नव विचार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा रचनात्मक प्रक्रिया। ठीक है, वह जो है तो रचनात्मक विचारात्मक प्रक्रिया है जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है। ठीक है, तो वो रचनात्मकता कहलाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं। जो माता पिता होते हैं उनके गुण बच्चों में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होमियोस्टैथी, ठीक है, होमियोस्टैसिस। ठीक है, तो इसका जो है तो सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, आनुवंशिकता यानी कि परंपरागत। ठीक है, आनुवंशिकता यानी वंशज या वंशक्रम जो होते हैं वही है, आनुवंशिकता को ही वंशज भी कहते हैं। ठीक है, तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित क्या होती है, आनुवंशिकता, यानी कि गुण जो हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं एक लोग से दूसरे लोगों में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों जैसे कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालक और सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। इसमें हमें ऑप्शन है एरिक्सन का मनोविज्ञान से विकास सिद्धांत, दूसरा है फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, तीसरा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, चौथा है कोलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। स्मरण यानी ध्यान या याद करने की जो विधि है वो कौन सी है। मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए और बी दोनों। ठीक है, स्मरण करने की विधि है मिश्रित विधि भी और विचार सहचार विधि भी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने के वक्र कौन से हैं। तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं, दूसरा है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, तीसरा है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, चौथा है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। ठीक है,
तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के जो वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। जो थॉर्नडाइक है उसके व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसमें हमें ऑप्शन है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, दूसरा है रचनात्मकता और मौलिकता, और तीसरा है समायोजन और बुद्धि, और चौथा है चिंतन और कल्पना। ठीक है, तो इसका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, चिंता और कल्पना। ठीक है, ये जो है तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, चिंतन और कल्पना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है जैसे प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। ठीक है, तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, भूलने का सिद्धांत कौन सा है? प्रतिपकारी अवरोध। ठीक है, प्रतिपकारी अवरोध ये जो है तो भूलने का सिद्धांत है। ठीक है, किसका है? भूलने का। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? इसमें ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसका हो जाएगा डी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से? इसमें है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्वयं का अध्ययन पर व्याख्यान कर देखकर, वह स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, वह नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। ठीक है, तो इसका जो है तो डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ठीक है, नूतन साहित्य उपलब्ध कराने के बाद। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए अच्छा प्रश्न कौन सा है? इसमें ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। ठीक है, तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करें निबंधात्मक प्रश्न के लिए, तब सबसे अच्छा विकल्प यही कहलाएगा, दूसरा बी नंबर, न्यूनतम के गति के 3 नियमों की व्याख्या करनी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किस काल को कहा गया है? इसमें ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था जो होती है, ठीक है, जवान लड़के और लड़की जब हो जाते हैं उसी को किशोरावस्था वाली आयु बोलते हैं, मतलब 18 साल से ऊपर किशोरावस्था कहला जाता है। तो विकास के किशोरावस्था काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आवृत्ति संप्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है संज्ञापरक, क्रियापरक, संवेगात्मक और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। आवृत्ति किसका संकल्प है? ठीक है, आवृत्ति का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, तो संज्ञान परक का, क्रिया परक का और संवेगात्मक तीनों का, इसलिए इसका जो है तो ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ठीक है, कौन सा? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो संज्ञानात्मक ज्ञान का अगर विकास करना है तो उसका जो है तो आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? किससे स्मृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है पहचान, धारण, पुनर्स्मरण और अनुभूति। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? इसका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभूति। ठीक है, एक ऐसा कारण है जो स्मृति से संबंधित नहीं है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य, व्यक्तित्व। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर वाला ऑप्शन, अभिवृत्ति यानी कि योग्यता। ठीक है, योग्यता, अभिवृत्ति का मतलब योग्यता होता है। ठीक है, तो किसके मापन से संबंधित है? योग्यता के मापन से। ठीक है, उसके बाद है हमारा उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? जो उत्सुकता परीक्षण है, इसमें ऑप्शन है सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का, बुद्धि का। ठीक है, तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सृजनात्मकता का। ये उत्सुकता परिणाम परीक्षण निम्न में से जो है तो सृजनात्मकता का ही घटक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, ऑप्शन है बार बार उनकी परीक्षा होगी, वह अन्य परीक्षार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया गया जाएगा, वह निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगी। ठीक है, तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगमन प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ठीक है, तो किसके अलावा सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो इसमें ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। ठीक है, तो इसका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, शारीरिक गठन। ठीक है, ये जो है तो वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन देता है आकार? शारीरिक गठन देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को किसका सामाजिक संरचना माना जाता है? ऑप्शन है गौण को, गत्यात्मक को, स्थिर और प्राथमिक को। ठीक है, तो इसका सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता को किसका सामाजिक संरचना माना गया है? स्थिर का। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है सामूहिक कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप में से अंत की क्रिया करने के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षा के जो कुछ प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसका सी नंबर वाला। ठीक है, शिक्षक जो कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ठीक है, क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित नहीं करना है विद्यार्थियों को। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। ठीक है, तो ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य कार्य जो हैं ये रचनात्मक आकलन के लिए अधिक उपयोगी माने जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद पहला ऑप्शन है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण और निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है और अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है,
तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण और निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित रूप में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ठीक है, शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है समस्या कथन एवं संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, दूसरा है समस्या मौलिक होती है, तीसरा है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, चौथा है समस्या केवल एक सिद्धांत उपकरण पर आधारित होती है। तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, यह वाली विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।